हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की हमारी नई क्लास में। आप सभी जानते हैं कि हम ईवीएस स्टार्ट कर चुके हैं और ईवीएस का काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और वो टॉपिक टू द पॉइंट, टू द सिलेबस, फोकस टू द सिलेबस हम उसको कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक हमने स्टार्ट करवा के, इसी टॉपिक को स्टार्ट करवा के आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी डिजाइन किए गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिजाइन किए और उसको डिस्कस करेंगे आज फिर से। और टॉपिक हमारा रहेगा वही, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी, जो भारत का लोकतंत्र है उसके प्राथमिक संस्थान जो है। एक बहुत बढ़िया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि रेगुलर जो है टॉपिक वाइज जो है आपको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकें और आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिलती रही। ठीक है, आपकी रेगुलर स्टडीज जो है वो उसको करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलरली आप हमारे साथ पढ़ते रहें, उस यही कोशिश हमारी है कि आप बीच में अपने जैसे शेड्यूल बनाते हैं तो उस शेड्यूल में हो सकता है कभी कभी आपको जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आप रेगुलर स्टडीज जो है 50 क्वेश्चन जो है वो रोजाना हम डिस्कस करते हैं। 50, कभी कभी 40 हो जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी ही हमारा टॉपिक है आज भी। टू फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशन हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूशन डिस्कस किए थे आप बता सकते हैं? सबसे पहला था लेजिस्लेचर, ठीक है, इसमें लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती हैं, संसद और राज्य विधानसभा। इनका काम हमने क्या बताया था? कानून बनाना। दूसरा जो था वो एग्जीक्यूटिव था, इसको कार्यपालिका कहते हैं। और इसके अंदर हमने 2 तरह की कार्यपालिका देखी थी, एक पॉलिटिकल, ठीक है, और दूसरी परमानेंट। ठीक है, पॉलिटिकल वाली डिसीजन लेती है, परमानेंट वाली इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। और तीसरा एक और हमने पार्ट बताया था जिसका नाम है न्यायपालिका या जुडिशरी। ठीक है, तो न्यायपालिका के बारे में जो है, भारतीय न्यायपालिका के बारे में 2 विशेषताएं पूछी है। पहला तो ये कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसको कहते हैं, चलिए बताते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि देखिए, लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो बनाती है कानून। ठीक है, जो कानून इसने बनाया है, क्या ये कानून सही है या गलत है, ये न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी तब भी बता पाएगी। अगर इसके इसके अंडर होगी, दबाव में होगी, तो ये नहीं बता पाएगी। तो डेमोक्रेसी कहाँ की रही फिर? ठीक है, डेमोक्रेसी जिसमें सब कुछ ये अपने हिसाब से चला लेंगे लोग और उसको सही गलत किया वो कुछ पता नहीं कर सकते, तो स्वतंत्र न्यायपालिका तो होनी ही चाहिए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने जो है जो डिसीजन लिया और जो डिसीजन जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने जो है इम्प्लीमेंट किया, क्या वो डिसीजन ठीक है, जनता के हित में है, वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका ही बता पाएगी। अगर इनके दबाव में है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, तो ऐसी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती, तो इनसे मुक्त होनी चाहिए। तो भारतीय न्यायपालिका एज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्वतंत्र है। तो कौन सी 2 विशेषताएं सही हैं? तो पहली विशेषता तो हो गई सही। दूसरी व्यवस्था भी देखनी है, विशेषता देखनी है, वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है क्या, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका है क्या। भले ही हमारा जो देश है, भारत जो है, देश जो है वो काफ़ी सारे राज्यों से मिलके बना हुआ है, काफ़ी सारी इसमें यूनियन टेरिटरी है और बहुत सारी इसके अंदर कोर्ट टाइप है। ठीक है, जैसे एक सबसे ऊपर जो कोर्ट है हायरार्की पे वो सुप्रीम कोर्ट है, और फिर उसके बाद स्टेट्स में देखें तो बहुत सारी हाई कोर्ट्स है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद कभी कभी कहीं कहीं पर लोकल जो है कोर्ट्स भी हैं, लोक अदालतें। ठीक है, तो ये सारी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड, एकीकृत है, जुड़ी हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसको जो है इन सबको एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कानून पास हो जाता है तो वो सभी पर जो है यूनिवर्सल रूप से जो है, यूनिफॉर्म रूप से ये एक कानून बन जाता है, सभी कोर्ट्स में ये कानून माना जाता है। तो इस तरीके से एकीकृत न्यायपालिका है, अलग से नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है दोनों। डिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये तो गलत हो गया। तो देखिए, सी गलत हो गया, ए और बी ठीक हो गया। तो वैसे तो एक ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ए और बी, तो हमारा सही आंसर ये आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है।
ठीक है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहे तो जरूर आप इसमें जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप साथ साथ अपना आंसर भी लिखते रहा करें अगर आपको अपने आप को एनालाइज करना है। उसका फायदा ये होता है, देखिए आप क्वेश्चन सही है या गलत है उससे फैक्टर नहीं करता, ठीक है। अगर अभी आपको क्वेश्चन का आंसर सही माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो वो आप जरूर पुट कीजिए। उसका फायदा ये होगा कि आपको अपनी गलती सही, आपने सही पुट किया या गलत अभी से पता चल जाएगी, ठीक है। अभी आप माइंड को यूज नहीं करोगे तो आपको उतना ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक तरह की प्रैक्टिस है जो अभी हम करवा रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काम आएगी। तो वो गलती जो आप अभी झटका खाना है वो झटका अभी खा लीजिए, ठीक है। उसका बहुत फायदा होगा आपको, आपको राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा अभी के अभी, ठीक है। तो आपके माइंड में जो पहले से कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपस में उलझे हुए होते हैं बहुत सारे, तो उनमें क्लैरिटी आती रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, इनमें से कौन सा संस्थान देश के मौजूदा कानून में बदलाव कर सकता है, ठीक है। हम फिर से आपको बताते हैं, 3 इंस्टीट्यूशन हमने पढ़े हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, फिर उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी। ये 3 जो है इंस्टीट्यूशन हम जो है डीपली पढ़ रहे हैं। तो लेजिस्लेचर का काम है, एल से लॉ बताया था आपको अगर रिमाइंड हो तो। एग्जीक्यूट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं और इनका एक पार्ट डिसीजन लेता भी है, ठीक है। वो डिसीजन क्यों लेता है, क्योंकि वो पीएम और उसकी काउंसिल जो होती है ना, पीएम प्लस उसकी काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और ये डिसीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट होता है पूरी संसद का, ठीक है। संसद का जो है, पार्लियामेंट का जो है, इनको सपोर्ट होता है, मेजोरिटी होती है इनकी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो इस पावर के साथ ये डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ डिसीजन लेना भी हो गया और इम्प्लीमेंट करना भी हो गया। उसके बाद आ जाती है तीसरी जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है, ये जुडिशियल रिव्यू करती है, मतलब जो कानून बनाया है उसको रिव्यू करती है कि ये सही है या नहीं है, डिसीजन को भी रिव्यू करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फंडामेंटल जो राइट्स है ना, उनको जो है प्रोटेक्ट करती है। फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के दिक्कत में आ गए हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकता है, ठीक है। तो ये गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है जुडिशरी जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो अभी इसने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस कौन कर सकता है, तो सही आंसर हमारा हो गया द पार्लियामेंट। संसद जो है ना, वही एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि कानून बना भी सकती है, ठीक है, अमेंड भी कर सकती है, किसी कानून में जो है संशोधन कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा रिपील भी कर सकती है, ठीक है, उसको रद्द भी कर सकती है किसी कानून को। तो इस तरीके से ये हमारा सही आंसर हो गया है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का ही पार्ट है, ये साइन कर देगा कानून बन जाएगा। प्रधानमंत्री भी संसद में ही है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करती है, ठीक है। कानून संविधान के हिसाब से बनना चाहिए, ये कहती है ये। अब देखिए, विच बॉडी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही था। तो फंडामेंटल राइट का गार्जियन यानी कि संरक्षक कौन किसको कहा जाता है, जो इन कौन सा निकाय है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में काम करता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन, लेजिस्लेचर। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जुडिशरी में सबसे एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट है हमारी। हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी, ये ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, ये हमारी जुडिशरी की एक बहुत ज़्यादा बड़ी खासियत है, जिसको आपने इन वर्ड को हमको याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक। चुनाव आयोग का कोई चक्कर नहीं है, विधानमंडल का कोई चक्कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन, वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव द मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने ये लिया है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर क्यों होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो वही डिसीजन लेते हैं पॉलिसी से रिलेटेड, जबकि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव IAS IPS इतने बढ़िया पढ़े लिखे होते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पाते, ये बस इनको एडवाइस देते हैं, ठीक है। इनका काम होता है इनको एडवाइस देना और इनकी हेल्प करना। एक्चुअल में क्या है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो जितने भी है ना, वो सारे कौन कौन है, देखिए पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये इनके पास पावर किससे आई हुई है, पीपल से। तो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ही इनके पास पावर है टू टेक डिसीजंस, ठीक है। तो पीपल की विल पे काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा है। देखिए, बिकॉज हार्डली एनी एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, ये तो बिल्कुल बदतमीजी वाली बात हो गई। कितना मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पॉलिसी डिसीजन में जो है वो एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। अगर कोई पॉलिसी पे आप निर्णय ले रहे हैं, किसी नीतिगत निर्णय लेने में किसी तरह की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया।
तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं होगा कभी भी, ठीक है। बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो सकता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ना वो पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो किससे बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। किसके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो डिसीजन लेंगे। पीपल्स ने उनको चुन के भेजा अपनी पावर देके, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। पॉलिटिकल लीडर्स आर मोर एजुकेटेड, ये तो गलत बात है, क्योंकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट होते हैं ना वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ज़्यादातर, अगर एवरेज निकाले तो, ठीक है। वो तो पढ़ लिख के ही जाते हैं। पॉलिटिशियन में तो सब तरह की वैरायटी होती है। अब देखें, होम डज द प्रेजिडेंट अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन उसमें आपसे पूछा गया था कि आप क्या करेंगे, किसको जो आगे प्रेसिडेंट बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसको प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति तो करता है लेकिन सिलेक्शन नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति अपॉइंट तो करता है लेकिन सिलेक्ट नहीं करता है। एनीवन हिज लाइक्स, बिल्कुल गलत है, किसी को भी पसंद करके लगा देंगे तो वो नेपोटिज्म और वो सारी चीज़ें उभर के आ जाएंगी, नेपोटिज्म और राजतंत्र वाली बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पसंद के हिसाब से नहीं चलता कि ये मुझे पसंद है। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, बहुमत दल का नेता, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। मेजॉरिटी पार्टी होनी चाहिए, यानी कि उसको 50% प्लस जो है सीट उसके पास उस सभा लोकसभा की होनी चाहिए, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसको वो अपना लीडर सिलेक्ट करेंगे पार्टी वाले, और 50% प्लस जो है उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, और उसको वो अपॉइंट करेगा, चाहे वो जो पार्टी के लोग हैं किसी को भी सिलेक्ट कर ले। एमपी हु हैज सिक्योर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट, जिस एमपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो, मतलब ये है कि 550 मैक्सिमम सीट हो सकती हैं, फिलहाल 545 तक एमपी की सीट जो है वो कंटेस्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इनमें से एक बंदा जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आया है और वो बाकी 544 वो उसको बनने, ये ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, और ये तो हो ही गया गलत, क्योंकि हमने आंसर हमारा निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अलायंस से बनी होती है, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से गठित सरकार को क्या कहते हैं। तो आंसर हमारा मिल ही रहा है यहीं पे, कोऑपरेशन गवर्नमेंट, सहयोग सरकार नहीं, कोऑपरेशन गवर्नमेंट नहीं, कोएलिशन, ये सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट की बात क्यों आई है, जैसा कि एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि जब प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, अबंडेंस ऑफ पावर होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये डेमोक्रेसी का, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है, ठीक है। एक्चुअल पावर जो है यही यूटिलाइज करता है, लेकिन वो कहता है कि जब गठबंधन सरकार होती है, ठीक है, कोएलिशन सरकार होती है, तो प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है वो डाउन आ जाती है, और वो अपने हिसाब से डिसीजन ना लेके इन्हीं से डिस्कस करके डिसीजन ले पाता है, क्योंकि ये इसको जो है अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसेंसस गवर्नमेंट, सहमति सरकार, ऐसी कोई सरकार जो है, आपको यही ध्यान रखना है, गठबंधन सरकार, नए नए वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। कोऑपरेशन गवर्नमेंट, कंसेंसस गवर्नमेंट, ये कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा सही है। ऐसा कुछ आपको सुनने में आएगा ही नहीं, इसलिए ऐसे वर्ड को आप दिमाग में मत डालो। कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विच वन ऑफ द दीज ऑप्शन इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कौन सा विकल्प सही है। सा भी हो सकता है, से भी हो सकता है, ठीक है, इज आर, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन्होंने थोड़ा सा हिंट तो दिया, लेकिन इस पर हमेशा भी भरोसा नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता जो है वही करता है। कैबिनेट क्या होती है, देखिए कैबिनेट जो होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं 20 के आसपास, ठीक है। ये मुख्य मंत्रालय वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो मुख्य मंत्रालय जिनके पास होते हैं, इन्हीं की मीटिंग में मोस्टली जो है पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंसिल मिनिस्टर और भी तरह के लोग होते हैं, जैसे राज्य मंत्री हो गया, ठीक है। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार का एक और राज्य मंत्री होता है, ठीक है। तो स्वतंत्र प्रभार जो है वो स्वतंत्र संभालता है, लेकिन राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो हम देखें तो स्वतंत्र, यहाँ इस कैबिनेट की मीटिंग के जितने भी फैसले होते हैं यहीं पे लिए जाते हैं, और बाकी मिनिस्टर भी उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनवाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको फाइनल डिसीजन भी पीएम ही लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन ठीक है। ही कैन डिसमिस मिनिस्टर, बिल्कुल उसकी एडवाइस पे मिनिस्टर को लगाया था
प्रेसिडेंट ने, उसी के एडवाइस पे वो उसको हटा भी सकता है। तो सभी आंसर हो गया, उपरोक्त सभी, पूरा का पूरा कंसेप्ट पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। जुडिशरी सेफगार्ड्स द लॉ, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये पहला कह रहा है कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो कानून की रक्षा करती है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि ये तो कानूनों की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। बिल्कुल कानून के साथ छेड़छाड़ होगी तो न्यायपालिका रहेगी, तो सत्य है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तो दिए नहीं हुए, कम्बिनेशन भी दिया नहीं हुआ, तो कोई एक गलत होगा, एक गलत होगा और 3 सही हो गए, तो एक सही तो हमें मिल गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सही इधर लगा देंगे और आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा ये कट गया। द लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट द लॉ, विधान, जो लेजिस्लेचर विधायिका है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। ये विधानमंडल या विधायिका कानून को लागू नहीं करती है, ये कानून को बनाती है। तो ये हो गया हमारा गलत, इसलिए हमारा सही आंसर भी यही हो गया मुझे लगता है। आगे देखते हैं, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, हमें गलत ढूंढना है ना, तो ये तो सही हो गया। उसके बाद है द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द सिविल सर्वेंट, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, ये भी सही हो गया। तो इसीलिए हमारा ये भी, क्योंकि हमसे पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, वो ये नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, देखिए भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन्स, ये बिल्कुल गलत है, जो कि 18 ईयर ऑफ एज है। 18 ईयर ऑफ एज भी जरूरी नहीं है कि भाई आप हो गए हैं तो आप इलेक्ट दे पाएंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कहेंगे नहीं मैं तो वोट डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालने देंगे। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल में जो है आपका नाम होना चाहिए, 18+ एज होनी चाहिए, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए नहीं है, वो एमएलए और एमपी को वोट डालने के लिए या पंचायत में चुनाव देने में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता। हमारे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इंडिया के प्रेसिडेंट की, तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर जो है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, मतलब वो बनती है, लिस्ट बनती है कि ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो एमएलए होते हैं, राज्य विधानसभा के विधायक जो हैं वो भाग लेते हैं, 3 लोग भाग देते हैं। तो ये हमारा सही आंसर है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, ये तो बिल्कुल कम ही लोग होते हैं, ये तो होगा ही नहीं। नन ऑफ द अबव, ये सब भी नहीं, हमें आंसर मिल चुका है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो बात कर रहे हैं ये वाला, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, और वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट इलेक्शन से सिलेक्ट होता है, और ये यूएस से टाइप की गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, हमारा सही ये हो गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय होम। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है ना वो हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल पावर्स है उसके पास, औपचारिक हेड है। ठीक है, तो सेरेमोनियल पोस्ट है एक तरीके से, मतलब ज़्यादा पावर्स को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ऑन बिहाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूट करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन जितने भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, या कि जितने भी जो है क्या बोलते हैं, पॉलिसी डिसीजन के अलावा जितने भी नियुक्तियां की जाती है ना वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ये कहते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये हमारा सही आंसर है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी यही करता है। ठीक है, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी नियुक्ति भी यही करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी यही करता है, एम्बेसडर की नियुक्ति भी यही करता है, जो दूसरे देशों में राजदूत भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों की नियुक्तियां जो हैं, और गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने कर ली। राष्ट्रपति एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने को मिली। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया है, और हमने ज़्यादातर जितने लगभग 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसके, और 30 से ही बहुत सारी चीज़ें हमने लगभग टॉपिक कवर कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये होपफुली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये हमारी तरफ से एफर्ट ऐसे रहे हैं कि इसको पूरा कवर करवाया जाए आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। तो इसको जो है कम्प्रीहेंसिव और क्वेश्चन ऐसा डिजाइन होगा कि वो बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होगा, तो आपके गलत होने के चांस होते हैं, इसलिए इस पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया।
ठीक है, तो कैसा लगा आपको जरूर बताइए। आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा आप जो है कोई कन्फ्यूजन है जरूर पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने जो आपके साथी हैं, आपके परिवार में कोई ऐसी तैयारी कर रहा है तो उसको भी सजेस्ट कीजिए कि हमसे जुड़े। ठीक है, जितनी ज़्यादा संख्या होगी हमें भी उतनी ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है कि हम बहुत सारे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक है, और सीधी सी बात है, पढ़ाकू लोग कैसे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, मुझे ज़रूर बताइए अपनी। ठीक है, हौसला नहीं तोड़ते बिल्कुल भी, क्योंकि जब दिन होने वाला होता है, जब दिन निकलने वाला होता है ना, उससे पहले थोड़ा अंधेरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक पंक्ति में कहूँगा कि ये जो अंधेरी रात है यारा, बस कुछ देर की बात है यारा। ठीक है, ये जो अंधेरी रात है यारा, बस कुछ देर की बात है यारा। ठीक है, तो आप सभी की जो है अपना कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है। ये भी एक आपकी परीक्षा है कि आपने अपना हौसला ढीला कर दिया, आपने अपने एफर्ट ढीले कर दिए 1-2 महीने की डिले की वजह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ये भी आपकी परीक्षा है। ये परीक्षा जो है, जो इसमें जो है आगे बढ़ेगा, चलते रहना है। ठीक है, तुझको चलना होगा। ठीक है, जैसे नदियाँ चलती रहती है, सूरज भी सुबह चलता रहता है, अपना ड्यूटी करता रहता है, आपको भी चलते रहना है। क्योंकि एक्चुअली आपके हाथ में क्या है, हार्ड वर्क। ठीक है, बाकी आपके हाथ में नहीं है। वैकेंसी कब आएगी, कितना लेट होगी, 2 महीने, 1 महीने। DSSB ने तो अनाउंस कर दिया है 1-2 महीने में, जून तक जो है आने ही वाली है उसकी वैकेंसीज तो। ठीक है, तो आपको हार्डवर्क आपके हाथ में है, वो तो करो। बाकी उनको वैकेंसी निकालनी वो निकालेंगे। ठीक है, आप तो नहीं निकाल सकते। तो आपके हाथ में जो चीज़ है वो आपको सक्सेस पे लेके जाएगी। और इस ईयर जो है ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, मैं तो यही आपके लिए दुआ करूँगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ज़रूर आपको जो है चांस मिलेगा। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट हैव अप्लाइड इन PGT, जो DSSB में निकली थी उसमें भी अप्लाई किया होगा, तो उसके लिए भी ज़रूर तैयारी कीजिए। ठीक है, जो प्रोसेस शुरू होगी तो इसके एग्ज़ाम वगैरह प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना। पिछले साल निकली थी वैकेंसी। ठीक है, वो आप अपना फोकस ज़रूर करें। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक है, नए टॉपिक के साथ, क्योंकि टॉपिक तो लगभग सभी क्वेश्चन ही कवर हो रखे हैं। अब ये क्वेश्चन जो रिपीट होंगे आपको टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे कंटेंट कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, वो उन बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि देखिए, हमने 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, तो एक तरीके से एनालिटिकल डिस्कशन यहाँ पे भी हो गया है। तो इन क्वेश्चन को भी जरूर करें। ठीक है, और थोड़ा सा आप एक काम किया करो कि अगर आप रिवाइज करने के लिए करते हो तो अपनी स्पीड बढ़ा लिया करो वीडियो की। ठीक है, स्पीड बढ़ा, देखिए आपको नीचे ऑप्शन में आपको दिखता है कि एक जगह पे कि आपके 1.0 इंटू एक 1.25 इंटू ऐसे करके आपको स्पीड बढ़ा सकते हो आप। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे लगता है इस पे भी कंफर्टेबल रहेंगे, 1.5 गुना स्पीड बढ़ा के भी कंफर्टेबल रहेंगे। आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन रिविजन बहुत अच्छा होगा, ये जो क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मेहनत कीजिए।